बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ हैं ब्रजमोहन सिंह। इनका 25 वर्षों से भी ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रहा है और इन्होंने 2 बार निर्दलीय सरोजनी नगर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा है। फिलहाल ये भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्हें राजनीतिक कम और समाज सेवी के तौर पर पहचान ज्यादा मिली हुई है। खैर, विशेष बातें ब्रजमोहन जी से ही हम करते हैं। ब्रजमोहन जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ब्रजमोहन जी, जैसा कि हमने जाना कि 25 वर्षों से भी आप लंबे संघर्ष के साथ राजनीतिक जीवन में हैं और लगातार लोगों के बीच में जा करके जमीनी स्तर पर रह करके लोगों की सेवा करते रहे हैं। तो एक जिज्ञासा खुद उत्पन्न हो जाती है कि आपका जीवन परिचय क्या है। आप अपने बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपका जीवन परिचय, आपने संघर्ष की कहानी। सर, मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह है और मेरा जन्म इटावा, अब वो वर्तमान में औरैया जिला लगने लगा है और मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है। मैं ये देखता हूँ कि तमाम सरकारें आती रही हैं और जो समाज के तमाम जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं और उनकी किसी प्रकार की कोई नहीं मदद करता था और उनकी तमाम पार्टियां आती थी। वो जितनी भी सरकारें आई वो सरकार वाले अपने मंत्री बनाते थे अपने मनमाने तरीके से। तो जो तमाम लोग है वो अपने अपने लोगों का भरण व्यवस्था करते थे और तमाम हमारे क्षेत्र में विकास वैसे ही पड़ा रहता था। कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि जो मंत्री, विधायक या प्रधान जो है वो अपने जानने वालों के परिचय के लोगों की सड़कें उसके दरवाजे तक बनवा देते थे और जहां उनका विरोध कोई करने वाला या उन्हें कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसके दरवाजे का वो सड़कें ही नहीं बनवाए। हैंडपाइप जहां जरूरी है वहां हैंडपाइप नहीं लगाते थे। तमाम जनता ऐसी है कि जो वंचित रही, जो तमाम सरकारें आई उनके लाभ पाने में वंचित रही। और ये नेता लोग क्या करते हैं, जीतने के बाद फिर जनता को भूल जाते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं, जनता कहाँ जा रही, वो फिर अपना और अपनी घर की तिजोरी और अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने में लगे रहते हैं। और सर, मैं करीब 25 वर्षों तक समाजवादी पार्टी में, चूंकि वो इटावा की पार्टी थी और नेताजी से, माननीय मुलायम सिंह जी से मुझे ज्यादा ही लगाव रहा। उनकी नीतियां मुझे पसंद थी और उनसे लगाव रहा। मैं छात्र जीवन से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं। मुझे करीब 25 वर्ष हो गए। जब समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था उसके पहले से ही मैं माननीय मुलायम सिंह को देखा गया, उनके साथ जुड़ा रहा और उनकी माननीय मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की 4 बार मैंने सरकार बनाई, परंतु उसमें मेरे जैसे, चूंकि मैं साफ भ्रष्टाचार का हमेशा मैंने विरोध किया, जो गलत हो रहा भूमाफियाओं का हमेशा मैंने विरोध किया, इसलिए समाजवादी पार्टी में मुझे कभी कोई सम्मान नहीं मिला और मैंने टिकट भी मांगा। 24-25 वर्ष समाजवादी पार्टी में रहा। मैंने कहा मैं सरोजनी नगर में रह के यहाँ की नितांत असहाय गरीब जनता की मैं मदद करता रहा। हर तरह से उनके बीच में, गरीबों के बीच में रहकर उनकी मैंने मदद किया है। मजदूर, किसान, रिक्शा चालकों की मैंने मदद किया, जो सड़क पे फुटपाथ में है उनकी मैंने मदद किया। परंतु और जब भी सरकारें आती थी, जब भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मैं अपनी जनता की मदद नहीं कर पाता था। उसका कारण ये था कि ना ही नेताजी मिलते थे और ना ही अभी बाद में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए, वो भी नहीं मिलते थे। हमने तमाम प्रयास किया कि माननीय नेताजी मिले, हम उनसे अपनी बात कहें। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिले, उनसे हम अपनी बात कहें। जो हमारी जनता वंचित है, पीड़ित है, उनकी किसी प्रकार की सहायता ही नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद
मजबूरन में मुझे समाजवादी पार्टी के, जब अभी आखिरी में मैंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ अनशन भी किया कि नेताजी मिलते नहीं हो, जनता हमारी परेशान है और अधिकारी सुनते नहीं है। अधिकारियों से कोई भी बात कही है, अधिकारी कोई काम ही नहीं करते। क्षेत्र का विकास, तमाम विकास मैंने, सड़कें, नाली, खरंजा, बहुत एलडीए कॉलोनी सेक्टर, सरोजनी नगर विधानसभा का मैंने बहुत विकास किया, परंतु कभी भी समाजवादी पार्टी ने, और न जाने कितनी हमने रैलियां करवाई, लेकिन हम हमेशा मजदूर, किसान, रिक्शा चालकों के साथ, जनता के साथ और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा मैं अपना पूरा जीवन लगा दिया। 20-25 साल मैंने इसमें लगा दिए। काफी संघर्ष आपने किया है लगातार 25 वर्षों तक, या उससे ज्यादा ही वक्त से आपने ये कोशिशें की हैं। आपने बताया भी किस तरह से विकास की कोशिशें आपने की हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न था कि जैसा कि आपने बताया कि इतने वर्षों से आप राजनीति में रहे हैं और इटावा में आपकी पैदाइश हुई और वहीं की पार्टी की समाजवादी पार्टी, तो आप समाजवादी पार्टी में कई वर्षों तक रहे। तो इसी में आगे का जो प्रश्न है हमारा कि आप राजनीति में आपका आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अपने विजन के बारे में बताएं और आगे के मुद्दे क्या हैं। जबकि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी भारतीय जन समाज पार्टी की, तो आपका राजनीति में आगमन और आपका विजन और आपके मुद्दे क्या हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, राजनीति, मुझे पार्टी बना राजनीति में आने का तो ये था कि मैं देखता था कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब, नितांत असहाय, उनकी कोई भी मदद करने वाला, मैं अभी बता चुका हूँ कि अन्य तमाम राजनीतिक दल आए और उन्होंने अपनी सरकारें बनाई, और सरकारें बनाने के बाद जो नेता विधायक चुन के जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, और ये क्या कहते हैं, नगर पंचायत में, और प्रधान, तमाम तरह के मतलब पद होते हैं, उनमें जाते हैं, परंतु वो आम जनता का हित कोई नहीं, वो सिर्फ अपना और अपने रिश्तेदारों का और अपने जो जानने वाले उनका विकास करते हैं, अपना विकास करते हैं। जनता का और देश का विकास आज तक नहीं किया। अगर आज तक हमारे देश का विकास किया होता तो आज हमारा देश बिल्कुल खोखला हो चुका है। हमारे देश बिल्कुल कुछ बचा नहीं है। और मजबूरी ये भी रही कि ये तमाम पार्टियां हैं, ये पार्टी वाले क्या करते हैं कि इधर के आदमी उधर ले लेते हैं, उधर के नेता उधर ले लेते हैं, चाहे वो भले ही चाहे इतना बड़ा अपराधी हो, बस उन्हें तो अपनी पार्टी में लेने से मतलब कि हमारी पार्टी में ये आ गए। उनको तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता आज एक बार फिर भी सच जाग जाए। तो आज वैसे तो हमारा देश जब अंग्रेजों के समय में था, आज भी हमें तो ऐसा लगता है कि जिसकी सरकार आ जाती है उसी का हमारे देश की जनता गुलाम हो जाती है। और मैं दूसरी पार्टी में जाना उचित इसीलिए नहीं समझा कि जिस पार्टी में देखिए, उस पार्टी में हम देखते हैं कि कोई भूमाफिया है, तो कोई भ्रष्टाचारी है, तो कोई मतलब तमाम तरह के लोग हैं। उनका कोई वो नहीं है कि वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उनका कोई, उन्होंने न क्षेत्र का कभी विकास किया। केवल ये चिल्लाते रहते हैं कि हम आएंगे, उनको जांच कराएंगे, उनको जेल भिजवाएंगे, वो पैसा मंगवाएंगे, वो ये करेंगे। आज दिन तक हमारे देश का गरीब आदमी, निम्न वर्ग का आदमी, कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। और ना ही हमारे देश में बेरोजगारों के लिए कोई, इन लोगों ने ऐसा सोचा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार करें, कोई फैक्ट्री खुलवाएं। हमारे देश में जब हमारे बाहर मेरे देश की जनता बाहर जाती है, क्यों जाएगी? जब हमारे देश में ही उद्योग खुल जाए, कुटीर उद्योग खुल जाए, फैक्ट्रियां लग जाएं, तो बाहर दूसरे देश में जाने की हमारे देश की जनता को जरूरत ही नहीं। और मेरा देश तो वैसे ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। परंतु हमारे देश के ये तमाम राजनीतिक दल है, इन राजनीतिक दलों ने और तमाम इनमें भ्रष्टाचारी लोग घुसे हुए, इन्होंने दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर दिया है मजबूरन। और इसीलिए मैं दूसरी पार्टी में, चूंकि अब एक ही घर में रहना ठीक था, हमने समाजवादी पार्टी में एक ही पार्टी में हमेशा रहे 20-25 साल, तो मैंने उसी से देख लिया। और मैंने सोचा कि दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वहां भी सब यही होगा कि वहां भी हमें अपने हिसाब से मैं जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा, देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा, देश का विकास नहीं कर पाऊंगा। और मुझे अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने सरोजनी नगर विधानसभा का विकास करना है। इसलिए मैंने अपनी ये स्वयं राजनीतिक दल बनाया, भारतीय जन समाज पार्टी। मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे अन्य पार्टियों में कुछ समझ में नहीं आया कि इनकी ना मुझे नीतियां समझ में आ रही थी और ना ही उनके कार्य समझ में आ रहे थे। इसलिए मुझे अपनी पार्टी ही, हमने सोचा कि अपनी पार्टी ही बना ले, वही मैंने उचित समझा।
जिससे कि हमारे देश का, देशवासियों का, सबकी हम सुरक्षा कर सकें। और आज जो हमारे देश में हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जनता भूखों से तड़प रही है, मजदूर मरा जा रहा है, रेलों से कट रहा है, भूखों से। सबसे ज्यादा तो हमारे देश की जनता भूखों से मर रही है। ना ही किसान का लाभ, किसानों को लाभ मिल पा रहा है। किसान हमारे देश का बहुत परेशान है, महिलाएं बहुत परेशान है, महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, उनके साथ लोग तरह तरह के घटनाएं हो रही हैं। इस समय हमारा देश सुरक्षित नहीं है। और मैंने ये संकल्प लिया है, ये पार्टी इसीलिए मैंने बनाई है कि मुझे अपना देश और अपने देश की जनता को सुरक्षित करना है और अपने देश का विकास करना है। जी, आपने जिस तरह से बताया कि आपने किस उद्देश्य से पार्टी बनाई, तो जानना चाहेंगे कि राजनीतिक अनुभव भले ही आपका 25 वर्षों से भी ज्यादा का रहा हो, किंतु जब किसी पार्टी को बनाने की बातचीत आती है तो बहुत चीजें उसमें सोचने की आवश्यकता पड़ती है। किस तरह से पार्टी मतलब बनानी होगी, किस तरह से लोग उसमें जुड़ेंगे, आगे किस तरह से ये पार्टी को बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें होती हैं। तो वैसे में एक मुश्किल फैसला काफी रहा होगा आपके लिए। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या माइंडसेट, क्या चीजें चल रही थी आपके दिमाग में जब आपने पार्टी का गठन किया, और फिर पार्टी को किस तरह से बढ़ाना आपने शुरू किया है, किस तरह से कोशिशें आप पार्टी के लिए कर रहे हैं? देखिए सर, मैंने पार्टी का गठन तो किया था इसीलिए कि हमारी जो जनता है, हमारे देश की जनता, कुछ हमारे साथ और भी क्षेत्रीय लोग जुड़े थे, तो मैंने उनसे भी सलाह ली कि क्या किया जाए भाई पार्टियों में। समाजवादी पार्टी में भी रहा हूँ, हम आप लोगों का कोई किसी प्रकार से मदद नहीं कर सके भाई। इतने वर्षों तक मैंने हर पार्टी में, समाजवादी पार्टी में रह के, और हमने संघर्ष किया, तमाम रैलियां निकलवाई, सब कुछ किया, परंतु हमारे जो जनता है, उस जनता की हम मदद नहीं कर सके। हमारे पास ना ही मुझे समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान मिला, तो मैंने ये उचित सोचा कि चलिए हम अपनी पार्टी स्वयं बनाते हैं, सब लोग मिलके, और आज नहीं तो कल एक दिन तो सवेरा होना ही होना है। जब हम सही कार्य करेंगे, सही काम करेंगे अपने देश की जनता के लिए, तो क्यों नहीं जनता हमारे साथ आएगी। मैं जनता से अपील करूंगा कि मुझे विकास करना है अपने देश का, अपने देश की जनता को, जनता का विकास करना है, जनता की सुरक्षा करनी है। आज हमारे देश की जनता असुरक्षित है, तो मैंने ये निर्णय लिया। चूंकि हमें पार्टी तो मैंने बना ली, ना ही हमारे पास इतनी धन दौलत है, हमारी धन दौलत तो हमारे देश की जनता ही है, और मैंने अपनी जनता के भरोसे पर ही अपनी पार्टी बना ली। अगर जनता हमें और हमारे विचारों को समझेगी, इतने वर्षों का संघर्ष समझेगी, तो जनता हमारी पार्टी से जुड़ेगी। और हमें पैसे की क्या जरूरत है। पैसा, धन दौलत तो हमारे देश की, हमारी खुद ही जनता है। हमारे पास जनता है तो हमारे पास कोई दौलत की कमी नहीं है। मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज है कि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारे देश की जनता सुरक्षित रहे। हमें विकास करना है अपनी जनता का, अपने निम्न वर्ग का, क्योंकि अभी तक हम ये देखते हैं हमारे निम्न वर्ग के लोग बहुत ही पीड़ित, बहुत ही दुखी, और तमाम ऐसे गरीब हैं जिनके शाम को निवाला शायद है कि जो लोग 4 रोटी खाते थे, आज वो स्थिति है कि उनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। श्रीमान जी, हो सकता है कि तमाम ऐसे लोग हों कि उनके घर में एक ही एक रोटी मिलती हो, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ स्थिति खराब हो चुकी है। नेताओं ने खोखला कर दिया हमारे देश को। जहां तक आपने अपनी बातें रखी, बताया भी, तो आपने बताया कि किस तरह से आपने सरोजनी नगर में रह करके काफी प्रयास किया, काफी काम करवाए। तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न आपसे था कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताइए कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या विशेषताएं हैं। सरोजनी नगर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पे भूमाफिया बहुत हैं। किसी भी भूमाफिया है, कोई भी जमीन जाके, चाहे वो नगर निगम की जमीन हो, उसमें कब्जा कर लेते हैं, चाहे वो किसी गरीब आदमी का मकान है तो उस पर कब्जा करवा लेते हैं, जहां चाहते हैं वह डंपर चलवाते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे आसियाना थाने की पुलिस भ्रष्ट रही है कि वो कभी पीड़ितों की सुनती नहीं है। पीड़ित गरीब आदमी प्रार्थना पत्र लेके जाता है तो उस पर मुकदमा लिखते हैं, और वो विपक्षी दूसरे पार्टी को बुला के, दूसरे व्यक्ति को बुला के प्रयास करते हैं समझौता कराने का।
पीड़ितों के मतलब थाने सबसे ज्यादा तो पुलिस ही, अगर हमारे देश की पुलिस सही हो जाए तो शायद है कि हमारे देश में क्राइम भी कम हो जाए। हाँ, सरोजनी नगर में सबसे ज्यादा यहाँ भूमाफिया सबसे ज्यादा है और यहाँ तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं, तमाम गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है। हमारे सरोजनी नगर का विकास किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। हर तरह से न पानी की समस्या, नाली की समस्या और वो क्या कहते हैं सीवर की समस्या। कानपुर रोड एलडीए कॉलोनी तो ऐसा है कि अगर आधा 15 मिनट कस के बारिश हो जाए तो सबके घरों में पानी भर जाता है, सड़कों पे पानी तैरने लगता है। ऐसी ये स्थितियां हैं। तो हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, सड़कें बनवानी है और जगह जगह पे नल लगवाने। अभी आज किसी व्यक्ति को बाथरूम की जरूरत पड़ जाए, सड़क पे जा रहा है, कहीं बाथरूम शौचालय नहीं बना हुआ है, कहीं बाथरूम करने की भाई अटेंडर आदमी कहीं सड़क पे बाथरूम तो करने नहीं लगेगा। तो ये भी कम से कम होना चाहिए कि हर चौराहे पे एक एक बाथरूम भी होना चाहिए। हमारे सबसे बड़ी बात, अब जैसे कि इन्होंने पहले पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर हुआ करता था, शायद सर आपको भी मालूम होगा। अब हमारे देश की जनता ऐसा तो नहीं है कि 100% पढ़ी लिखी शिक्षित जनता है। उस 100 नंबर को 112 नंबर में कन्वर्ट किया इन्होंने, पुलिस हेल्पलाइन वाला है। 100 नंबर तो आम आदमी भी जानता था, जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का गरीब किसान, वो भी जानता था कि 100 नंबर कॉल करो पुलिस आ जाएगी, परंतु इन्होंने 112 नंबर कर दिया। तो ये तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि ये क्या आवश्यक। अब जैसे इन्होंने पुलिस भाई एसएसपी और थानेदार और सीओ, आप भी इस चीज को, मेरे देश की जनता भी सुन रही होगी कि आप बताइए, हमारे देश की जनता से मैं खुद ही कहना चाहता हूँ कि सीओ को, थानेदार को और एसएसपी को तो सभी जानते हैं। अब ये बताइए पुलिस कमिश्नरेट अच्छे हम खुद ही नहीं बोल पाते हैं ये पुलिस कमिश्नरेट क्या हो। भाई पद तो तुम अधिकारी तो हो ही हो, ये तो, और ये पुलिस कमिश्नरेट क्या, और ये पुलिस भी क्या करती है कि ये गलत आख्याएं, जो मुख्यमंत्री ने एक जन सुनवाई पोर्टल चला रखा, अखिलेश के समय में भी था, जब अखिलेश सरकार मुलायम सिंह यादव की समाजवादी की सरकार थी, उस समय भी था, तो उसमें भी ये जन सुनवाई पोर्टल, तो इसमें तो सब पुलिस वाले फर्जी आख्या रिपोर्ट लगाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और वो कंप्यूटर पे न जांच करने जाते हैं, पीड़ित बेचारा परेशान, और फर्जी आख्या लगा के ऊपर शासन प्रशासन के अधिकारियों को गुमराह करते रहते हैं। कहीं भी जो घटना आईजीआरएस अगर कर दिया आपने, तो कोई पुलिस वहां जांच करने नहीं जाती। और जो अगर जैसे आपने दोबारा उस पर अपील किया है, तो मुख्यमंत्री के यहाँ से दोबारा रिमाइंडर आएगा कि इसकी जांच फलाने कमिश्नरेट, क्षेत्रीय कमिश्नरेट, सीओ कर रहे हैं। अब सीओ क्या करेंगे कि वो जो नीचे वाले ने, चौकी इंचार्ज ने या कोई दरोगा ने उस पर जांच आख्या रिपोर्ट लगाई है, उसी आख्या को वो रिपीट कर देते हैं, जिससे कि हमारे ये यूनिटी बनाए हुए हैं सब, ये पुलिस वाले यूनिटी बनाए हुए हैं। वो किसी को गलत नहीं कहते हैं, कि चाहे भले ही उनके स्टाफ ने गलत किया हो, परंतु उसको गलत नहीं कहते हैं। मुकदमा वास्तव में जो पीड़ित है उसका मुकदमा लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा जाता। तमाम महिलाओं के, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। मैं तमाम ऐसी आसियाना की मैं बता रहा हूं आपको। आसियाना थाने में एक रामाबाई चौकी पड़ती है, वहां पे एक क्या नाम है उनका, एक चौकी इंचार्ज है, क्या नाम है उनका, खान साहब हैं। तो किसी ने आज के मुझे पता चला था कि कोई लड़की को, एक लड़की थी हिंदू और वो लड़का था मुसलमान, उस लड़की को उस लड़के ने छेड़छाड़ कर दिया था। तो उस दरोगा को, चौकी इंचार्ज को देखिए कि उसने उस लड़की का, पीड़ित का मुकदमा नहीं लिखा, ना उसकी कोई समस्या सुनी, और उस लड़के को बढ़ावा दिया और लड़की को डांट के चौकी से भगा दिया था। ये तमाम ऐसे केस है, तमाम। हमें किस का नाम लूं? हम तो ये देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही खराब है, और ये ऊपर जो बैठे हैं शासन प्रशासन को गुमराह करते रहते हैं। और वर्तमान में जो हमारे योगी जी हैं, हमें तो लगता है कि हमारे योगी जी को भी ये सब गुमराह करते रहते हैं। अधिकारी लोग कोई काम नहीं करते, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, स्थिति बहुत खराब है। ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई कर्मचारी सुनता है, ना जनता का लाभ हो रहा है, जनता भूखों परेशान है। और अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें उन्होंने, जो राशन कोटेदार हैं, उन्होंने अपने पूरे रिश्तेदारों के तक भंडारे करवा रखे हैं। जिनको राशन मिलना चाहिए था उनको राशन नहीं मिला,
चना जो दिया ऐलान किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 1 किलो प्रत्येक गरीब परिवार को, तो वो चना किसी को नहीं मिला। किसी को मिल गया हो 800-900 ग्राम, वो डब्बा से लीटर वाला डब्बा होता है, उससे भर भर के तो नाप के वो सामान देते थे। तो हमारे नगर निगम वालों को दिया गया कि नगर निगम वाले वो देखेंगे व्यवस्था। हमें लगता है कि हमारे सरोजनी नगर में तो किसी को नहीं बांटा गया सरकारी राशन वाला। ये तो सब फालतू चीजें हैं। किसी आम जनता का, आम नागरिक का कल्याण नहीं होता है, उनका भला नहीं होता, ना उनका कोई मदद करने वाला है। और जिनकी वो वाहवाही करते हैं, वो जिनके पास पैसा है, मजबूत है, जो माफिया है और जो सरकारी है, वही लोग लाभ पा पाते हैं। आम जनता, आम नागरिक हमारे देश का नहीं किसी भी प्रकार से, जो सरकारें तमाम आई हैं, किसी भी सरकार से उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। हम ये देखते हैं कि जिसके पास मकान नहीं है उसको तो कभी नहीं मिलना है, और जिनके पास 2-2 4-4 मकान है उनको तो नए ये विभागों से मकान दिए, कहीं डूडा विभाग, सूडा विभाग, और ऐसे लोगों के। अभी एक महिला थी, उसके पास मकान नहीं था, समाजवादी पार्टी की सरकार में डूडा के अधिकारी लखनऊ जो परियोजना अधिकारी होते, उन्होंने किसी उस महिला का, जबकि उस महिला की एसडीएम ने उसकी जांच किया था, लेखपाल ने भी रिपोर्ट लगाई थी, और उसका मकान आवंटित हो गया था काशीराम कॉलोनी में, जो गरीबों को दिए जाते हैं मकान। तो उसमें समाजवादी की सरकार में उन्होंने क्या किया, उस महिला का, वो सुनार महिला वर्मा लिखती है, मंजू वर्मा, उसका मकान उसने निरस्त करके, और वो डूडा कर्मचारियों ने किसी वो उसको यादव को दे दिया, वो मकान आवंटन कर दिया। अब उनमें दोनों में आपस में लड़ाई। वो बेचारी आज भी दर दर भटक रही है, उसकी उम्र करीब 60-65 साल की है बेचारी, उसका कोई नहीं आगे पीछे। तो तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनकी जमीनें हैं वो कब्जा किए हुए हैं लोग, माफिया लोग। कभी पैसे के दम पे पुलिस उनको छोड़ देती है, और बाद में पीड़ित को बताया, अरे तुम वहां दीवानी में जाओ, तुम वहां कोर्ट में केस 20 साल चलेगा, तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी मर जाती है, आदमी को न्याय मिल नहीं पाता है। तो मुझे पार्टी बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर भारतीय जनता समाज पार्टी आई तो इस प्रदेश में जो भी एक जनता है सबको न्याय मिलेगा, और सबका मैं विकास करूंगा, सब क्षेत्र का विकास करूंगा। हर कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं रहेगा हमारे देश में, मैं ये चाहता हूँ। जी काफी अच्छी बातें आपने बताई, क्या समस्याएं हैं उसको अवगत करवाया। लेकिन किसी भी क्षेत्र में जब कोई समस्याएं होती हैं तो उसका दूसरा पहलू भी होता है कि वहाँ की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सरोजनी नगर की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, क्या कौन सा ऐसा स्थान है जो काफी फेमस है, या उसके बारे में आप कुछ बताइए विशेषताएं वहाँ। सर ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लखनऊ राजधानी है और सरोजनी नगर विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, और इस विधानसभा में आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर लोग यहाँ पे, बाहर के लोग भी, तमाम लोगों ने यहाँ पे मकान बना लिए, निवास स्थान बना लिए हैं, और तमाम तरह के लोग यहाँ पे आ गए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो हमारे आशियाना थाने, जो मैं बार मैं कहूंगा, पुलिस तो वैसे ही हमसे रुष्ट रहती है, पुलिस तो हमको अच्छी तरह से, पुलिस हमारी कोई वो नहीं, पुलिस मौके में रहती है कि कब हम इनको फंसाएं। पुलिस हमको हमेशा फंसाने के चक्कर में रही है। पुलिस ने तमाम मेरे साथ उत्पीड़न किए, जनता के, हम किसी की मदद करने के लिए यहाँ से थाने पे लेके गए, और वो एक दलवीर यादव दरोगा था, वो फर्जी रिपोर्ट लगा दिया, कहा कि यहाँ पे थाने में आए थे, ये दबाव बना के उसको छुड़ाने, जबकि उस पीड़ित को हम ही थाने में लेके गए। 100 नंबर पुलिस कर्मचारियों ने मुझे भेजा था कि साहब आप चले जाइए थाने में, तो इस गरीब की मदद हो जाएगी। वो अपनी जान बचा के मेरे यहाँ खजाना ऑफिस पे दौड़ के आया था। बाहर में सुबह आया, गाड़ी खड़ी की, और उस पुलिस वालों के कहने पे हम थाने चले गए, तो वहां दलवीर यादव पहले से मौजूद थे, तो वो हमसे सीधे भिड़ गए। अब भिड़ गए वो इसलिए क्योंकि उस सरोजनी नगर विधानसभा में किसी ठग ने पूरे गांव से करीब 25-26 करोड़ रुपया ठग लिया, क्योंकि यहाँ के लोगों को मुआवजा मिला था एलडीए से। तो एक ठग ने कंपनी में जमा कराने के नाम पे, तो किसी तरह उसको लालच दिया उन लोगों ने, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं, पैसा पूरा ठग लिया। तो तमाम प्रयास करने के बाद हमने मुकदमा कायम करवा दिया। उसकी विवेचना दलवीर सिंह यादव करते थे, तो अब जैसे तैसे मुकदमा तो लिख गया, लेकिन वो उनको बचाते रहते थे जिसने ठगाई किया, और ठगाई से सांठगांठ उनकी थी। अब पीड़ितों को जब उस पर कार्रवाई जांच की आई, तो हम पीड़ित लोग कहें कि हम साहब बयान देने गए, तो वो दलवीर यादव डांटते हैं, तुमने पैसा हमको दिया था, मुकदमा क्यों लिखवा दिया।
और मार डांटते हैं, उनसे कागज के आधार कार्ड ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और ना उनके कई बार जा चुके तो फिर वो मेरे पास आए पीड़ित 15-20 लोग, तो फिर हम उनके साथ गए चौकी पे, तो दलवीर यादव तुरंत हमारे ऊपर भड़क पे, अरे तुम जानते नहीं हो हम यादव हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो तुम्हें देख लेंगे। मार उन्होंने हमसे थाने में 20-25 पुलिसकर्मी हमसे भिड़ गए हैं, उस पीड़ित को हम लेके गए कि साहब इसकी मदद करिए, और ऊपर से दलवीर यादव ने फर्जी आख्या लगा दी और हम पे वहां जबरदस्ती दबाव बना के थाने में लिखवा लिया, मुझे 2-3 घंटा बैठाला, मेरे पैसे वैसे भी छीन लिए, मोबाइल भी मेरा तोड़ दिया था, और हम फर्जी पुलिस में आख्या लगा दी कि ये ब्रजमोहन सिंह आए थे, उसको छुड़ाने के लिए आए थे, और जबकि इसने दलवीर यादव ने उस पीड़ित जो पीड़ित मेरे पास आया था, जिसने मारा था, उस अपराधी को फोन करके बुला लिया और कहा कि तुम भी वही थाने में फोन करके कहा कि तुम भी अपना पैरन में ईंट मार के आ जाइए। ये थाने में दूसरा पक्ष आया हुआ है, रंजीत राजपूत, जिसको हम लेके गए थे, उसका नाम है रंजीत राजपूत। हम अपने ऑफिस से लेके गए, पुलिस ने भेजा, उसके बावजूद इस तरीके से किरात होते हैं, पुलिस गलत सलत रिपोर्ट लगाती है और जो सही न्याय की बात करता है उसको फंसाने का प्रयास करती है। मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मेरा अभी तक कोई भाई साहब आपराधिक इतिहास, 25 साल समाजवादी पार्टी में रहे और हमारी उम्र इतनी हो गई 46-47 वर्ष, मेरा किसी भी प्रकार का कोई अपराध, लेकिन पुलिस हमें अपराधी बनाने में कोई प्रयास बाकी नहीं रखे पुलिस ने कि हमें अपराधी, उसने हर पूरे संभव से प्रयास किया। और यहाँ तक कि यहाँ जो मैं प्रार्थना पत्र जो हमसे भिड़ते हैं, उनके प्रार्थना पत्र भी हम थाने में देते हैं, तो पुलिस यहाँ की क्या करती है, आसियाना की उन अपराधियों को बढ़ावा देती है, मुझसे झगड़ा करवाने का रास्ता गिरवाने के लिए उन्हें उकसाती है। और यहाँ तक कि वो तो कहिए मेरे साथ जनता समर्थन इतना ज्यादा है, तो हमारा जो यहाँ के गुंडे बदमाश माफिया लोग हैं वो हमारा कुछ नहीं कर पाते। पुलिस ने कोई कमी नहीं रखी, यहाँ तक कि मेरी हत्या करवाने में भी कोई कमी नहीं रखी। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जनता की सेवा करता रहूंगा, चाहे कुछ भी, जब तक मेरा जीवन है। मैंने ये जीवन पूरी अपनी जनता और अपने देश के नाम लिख दिया, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए, चाहे भले मेरी कोई हत्या क्यों ना कर। तमाम हमने प्रयास किए कि लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये सब भ्रष्ट है, मैं इससे त्रस्त आ चुका हूँ। और हमारा क्षेत्र तो बिल्कुल ही बेकार है, यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, चाहे सड़कें ले चाहे पार्क लो, सब बेकार पड़े हुए। मेरा अंतिम आपसे पूछना था, अंतिम प्रश्न था, प्रश्न क्या कहिएगा इसे, कि आपसे ये कहना है कि क्या आप अपनी जनता को क्या बताना चाहेंगे, अपनी पार्टी के बारे में आपने जनता को क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो ये अन्य राजनीतिक दल हैं, सबको तो जनता देख चुकी है, अच्छी तरह से देखा है और देखती आ रही। हमारे देश की जनता समझदार भी है, बुद्धिजीवी है और हर व्यक्ति के पास ज्ञान है। अब मैं ये चाहता हूं कि जनता जो है अन्य राजनीतिक दलों में, भाई ठीक है, वो राजनीतिक दलों को ना देखें, बस राजनीतिक दलों ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उन प्रत्याशियों के विषय में वो देखें कि कौन प्रत्याशी कैसा है, और प्रत्याशी देख के ही वो चुने। और प्रत्याशी अगर सही है, और पार्टी भी देख लें कि पार्टी साफ सुथरी छवि की पार्टी होनी चाहिए। आज हमें बताएं कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में लोग कहते रहते हैं कि वो उन माफिया को करते हैं, कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में अपराधी नहीं है? शायद है कि हमें तो लगता है कि, और चूंकि अपराधी क्या, वो इधर के उधर हो जाते हैं, कहीं अपराधी उस पार्टी के उस पार्टी में, उस पार्टी के उस पार्टी में चले जाते हैं। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जिसको भी आप चुने, हम ये नहीं कहते कि आप हमें वोट दें, आप हमें चुने, लेकिन जिसको भी चुने, बस प्रत्याशी जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला हो, उस प्रत्याशी को चुने और उस पार्टी को ना देखें। पार्टियों को तो सबको कई वर्षों से देखती चली आ रही है, आज 60 वर्ष जब से आजाद हुआ देश, तब से हमारे देश की जनता, सभी पार्टियों को मैं जनता से यही विनती करता हूं कि अपने प्रत्याशी को देखें और काम करने, जो आपके क्षेत्र में काम करता हो उसी को चुने हर हाल में। जी ब्रजमोहन जी, तो ये थे आज हमारे साथ भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह जी। आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने कई मुद्दों पर हमसे खुल करके बातचीत की, वो अपने आप में आपके व्यक्तित्व को, आपके विचारों को बताने के लिए काफी है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप समाज में चल रहे हैं,
उस उद्देश्य की पूर्ति हो और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।